Welcome back to our YouTube channel, Power Plant Gyani. Today we discuss about a very important topic related to BO examinations. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो आपने महाराष्ट्र स्टेट ने जो BO निकाला था 2016 में, आज उसके जो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आंसर हम वो डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। आप जैसे ही देख रहे हो मेरी स्क्रीन पे जो BO का एग्ज़ाम पेपर 1 होता है तो वो मेरी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन पेपर में उन्होंने 10 क्वेश्चन पूछे थे 1 मार्क्स के, सो दैट इस वीडियो में हम वही 10 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो देर न करते हुए जो इस वीडियो का पहले फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन ये है, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड आंसर। तो जो ये गिवन क्वेश्चन आंसर है इनमें से आपको एक करेक्ट आंसर आपको देना है, उसके लिए आपको एक मार्क्स दिया जाएगा। तो क्वेश्चन ए है, द लेटेंट हीट ऑफ द स्टीम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। ये भाई जो लेटेंट हीट होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कितना होता है। ऑप्शन है 1875 kg पर किलो जूल पर kg, 2257 किलो जूल पर kg, 860 किलो जूल पर kg, 539 किलो जूल पर kg। तो दोस्तों जो लेटेंट हीट है, सबसे पहले आपको लेटेंट हीट आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द लेटेंट हीट, मैं आपको बता देता हूँ कि द लेटेंट हीट इज़ द डिफरेंस ऑफ सॉलिड टू लिक्विड ट्रांजिशंस एंड लिक्विड टू गैस ट्रांजिशंस। कि देखा जाए जो लेटेंट हीट होता है इन द इवेपोरेशन कर्व ऑफ स्टीम जनरेशन, द लेटेंट हीट डिफरेंस ये हर एक के लिए डिफरेंट होता है। जैसे कि सॉलिड टू लिक्विड ट्रांजिशन तब होता है ये लेटेंट हीट, उसके लिए अलग होता है, और जो लिक्विड टू गैसेस ट्रांजिशन होता है वो अलग रहता है, क्योंकि लेटेंट ऑफ इवेपोरेशन क्या है अलग अलग रहता है अलग स्टेज में। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर रहेगा वो 2257 किलो जूल पर kg रहेगा, जो कि सेकेंड ऑप्शन है। तो ये क्यों रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। जो अपना 2257 किलो जूल होता है वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू इवेपोरेट 1 kg ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। कि भाई जो हमारा 1 kg वाटर होता है उसको यदि हम 100 डिग्री पे इसको गर्म करेंगे तो जो स्टीम फॉर्मेशन होगा उसमें जो एनर्जी लगेगी वो क्या आती है 2257 किलो जूल पर kg होती है। तो क्या है इसका जो लेटेंट हीट ऑफ steam at atmospheric pressure will be 2257 किलोजूल पर kg। तो इसका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। जो सेकंड क्वेश्चन है बी क्वेश्चन है इसका, ये है कि इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस हीटिंग बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्टीम इज। कि भाई जो हमारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं उसके लिए कौन सी क्वालिटी ऑफ स्टीम सबसे बेस्ट रहती है। ऑप्शन इसमें ए हाई प्रेशर स्टीम, बी है सुपर हीटेड स्टीम, सी है वेट स्टीम और डी है ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहता है वो रहता है ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। क्योंकि जो सैचुरेटेड स्टीम होती है उसकी एक एडवांटेज होती है, क्योंकि उसमें जो हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है वो मैक्सिमम होता है एज़ कम्पेयर टू द सुपरहीटेड स्टीम। सुपर क्या है एक टाइम पे क्या सुपरहीटेड स्टीम क्या है बिहेव लाइक ए गैस, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है जो उसकी जो अपनी एयर डेंसिटी केबल हो जाती है एक टाइम पे, तो बिहेव लाइक ए इंसुलेटर सुपरहीटेड स्टीम। तो क्या है इन द सेंस ऑफ देखा जाए तो जो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम होती है जो उसका लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो ज़्यादा होता है। मीन्स दैट कि वो जो सस्टेनेबिलिटी होती है हीट गिवन की फॉर द सैचुरेटेड स्टीम वो क्या है वो हायर होती है एज कम्पेयर टू द सुपर हीटेड स्टीम। तो क्या है जो हमारी सुपर हीटेड स्टीम है क्या है वो हम उसको पावर जनरेशन में हम यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या है एक तो देखा जाए तो जो हमारी सुपर हीटेड स्टीम होती है उसको क्या है हम उसमें दोबारा से हम क्या उसको कंडेंसेट फॉर्म में नहीं कर सकते। यदि देखा जाए तो क्या है यदि हम उसको कंडेंसेट भी करेंगे तो क्या उसका जो हमारा रिटर्न बैक होगा वो काफ़ी कम रहेगा एज कम्पेयर टू द सैचुरेटेड स्टीम। क्या है सैचुरेटेड स्टीम का एक एडवांटेज होती है कि हम उसको दोबारा से
ड्रॉपलेट फॉर्म में उसको लेके आ सकते हैं और दोबारा से हम उसको रीयूज कर सकते हैं। सो दैट इन द सेंस ऑफ लॉसेज भी देखा जाए तो क्या है, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम काफ़ी बेनिफिशियल होती है फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग हीटिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा फोर्थ, इसका आंसर है डी देखा जाए तो क्या है, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। क्वेश्चन सी है, द मटेरियल यूज टू कंट्रोल सोक्स इन द एफबीसी बॉयलर इज। जो भी सल्फर ऑक्साइड है वो कौन कर रहा है इन द फ्लूइडाइड बेड कंबशन बॉयलर्स में। ऑप्शन है लाइमस्टोन, बी है सिलिका, एल्यूमिना और फोर्थ है लाइम। जो एफबीसी बॉयलर में काम कर चुके हैं तो क्या है, उनको देखते ही पता लग जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। हम निर्णय करके आपको डिस्कस कर देते हैं। जिसका करेक्ट आंसर रहेगा वो लाइमस्टोन। जो अपना ड्यूरिंग द कंबशन जो सॉक्स नॉक्स प्रोड्यूस होता है वो क्या है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या है, हम लाइमस्टोन एडप्ट करते हैं इन द एफबीसी बॉयलर, फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर। तो जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फ्यूल हैज़ द हाइएस्ट हीटिंग वैल्यू। भाई इनमें से कौन से ईंधन में सबसे हायर हीटिंग वैल्यू होती है। इन द सेंस देखा जाए तो हाई हीटिंग वैल्यू मीन्स द पावर ऑफ द दैट फ्यूल पर्टिकुलर फ्यूल। यदि पावर की बात करें तो क्या है, पावर को हम डिनोट करते हैं किलो कैलोरी पर केजी, जिसको हम जीसी बोलते हैं, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। तो इन द सेंस ऑफ देखा जाए तो यदि हम कैलोरिक वैल्यू की बात करें तो क्या है, इन डिफरेंट फ्यूल्स की हमें कैलोरीफिक वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देन हम आपको बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा हायर हीटिंग वैल्यू फ्यूल्स है। तो ऑप्शंस इसमें दे रखे हैं जिनमें से हमें सेलेक्ट करना है। ए है मीथेन, बी है हाइड्रोजन, और थर्ड है डीजल और फोर्थ है एलपीजी लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। तो दोस्तों जो मैं आपको यहाँ पे इनकी सभी की हीटिंग वैल्यू प्रोवाइड कर दूँगा, मीन्स दैट की जो हीटिंग वैल्यू मीन किलो कैलोरी पर जी है इसके हिसाब से मैं आपको, या फिर किलो जूल पर केजी के हिसाब से मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दूँगा हर एक की हीटिंग वैल्यू। तो आप उसमें से चूज कर सकते हो, लेकिन मैंने ऑलरेडी करके रखा है इसको। तो जो हायर हीटिंग वैल्यू है वो है हाइड्रोजन फ्यूल्स की, क्योंकि जब भी रिएक्शन होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में तो क्या है, वाटर प्रोड्यूस होता है। तो क्या है, वो जो वाटर प्रोड्यूस होता है वो हायर एक्सोथर्मिक होता है एंड द हीट लिबरेटेड एट दैट टाइम इज अबाउट 285 किलो जूल पर मोल की। हर उसके एक मोल में जो एनर्जी आउटपुट होती है हाइड्रोजन की वो होती है 285 kg पर मोल। तो आप ये देख ही सकते हैं कितनी हायर हीटिंग वैल्यू होगी इसकी। और यदि इनकी हीटिंग वैल्यू की बारे में बात करें तो जो टॉप से लेते हैं हम मीथेन का था 50,000 किलो जूल पर केजी होता है, और उसके बाद होता है हाइड्रोजन, ये होता है 150,000 किलो जूल पर केजी। और जो डीजल है, डीजल की होती है 45,000 किलो जूल पर केजी। और जो एलपीजी का जो हीटिंग वैल्यू होता है वो क्या आता है 55,000 किलो जूल पर केजी। यदि सभी में देखा जाए तो क्या है, हाइड्रोजन इज़ अ हायर हीटिंग वैल्यू फ्यूल जो कि 150,000 किलो जूल पर केजी की इसकी हीटिंग वैल्यू है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी हाइड्रोजन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव आउट करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द फ्लो डैश टाइप ऑफ वाल आर नॉर्मली यूज्ड। कि भाई जो फ्लो को कंट्रोल करने के लिए जो नॉर्मली हम कौन से वाल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन से ए है बाउल वॉल, बी है गेट वॉल, थर्ड है ग्लोब वॉल और फोर्थ है स्विंग चेक वॉल्स। देखा जाए तो मैक्सिमम पावर प्लांट्स में क्या है, हम डिफरेंट टाइप के ग्लोब वॉल यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा थर्ड ग्लोब वॉल। ग्लोब वॉल हम क्यों यूज करते हैं, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ ग्लोब वॉल ऑपरेशन इज द परपेंडिकुलर मूवमेंट ऑफ द डिस्क अवे फ्रॉम द सीट। जो प्रिंसिपल है वो ग्लोब वॉल का क्या है, वो परपेंडिकुलर है। आपने देखा होगा एक स्पिंडल बिल्कुल परपेंडिकुलर पे हम यदि हैंडल को मूव करते हैं ये, तो क्या है वो परपेंडिकुलर मूवमेंट होता है स्पिंडल का टू द सीट। तो क्या है, एक तो क्या है वियर एंड टियर इसमें बहुत काफ़ी कम रहता है,
जो इसका एनुअल स्पेस होता है इनसाइड द वॉल क्या है, जब भी हम इसको आइसोलेशन करते हैं तो प्रॉपर से आइसोलेट हो जाता है और इसमें टीयर वीर बहुत ही कम रहता है और जिससे कि सीट डैमेज के इसके चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। सो दैट ड्यूरिंग दिस जो इसकी थ्रोटलिंग एबिलिटी है तो क्या वो काफ़ी अच्छी रहती है एज कम्पेयर टू द गेट वॉल। जो थ्रोटलिंग एबिलिटी है इसकी विच परमिट इज यूज in for both stopping and starting valves may be used for both stopping fluid and for regulating flow। तो इसी कारण से क्या है हम इसको फॉर रेगुलेटिंग द कंट्रोल वाल्व में भी हम इसका यूज करते हैं फॉर रेगुलेटिंग द फ्लो, और क्या है फिर ओपन एंड क्लोज द फ्लो क्या है इसमें हम यूज करते हैं इसको। सो दैट ये काफ़ी सारी एडवांटेजेस हैं। यदि हम इसको गेट वाल से कंपेयर करें, एक ग्लो वाल इज जनरली यील्ड मच लेस सीट लीकेज। यदि हम गेट वाल से लीकेज के कंपेयर करें तो काफ़ी कम रहती है इसकी। दिस इज बिकॉज द डिस्क टू सीट रिंग कॉन्टेक्ट इज मोर एट राइट एंगल विच परमिट्स द फोर्स ऑफ क्लोज टू टाइटली सीट द डिस्क। यानी मतलब ये है कि भाई जब भी हम गेट वाल को ग्लो वाल को क्लोज करते हैं तो क्या है इसमें काफ़ी मैक्सिमम कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया आता है जिससे कि जो लीकेज होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं और ये क्या है अच्छे से क्लोज हो जाता है। फिर टू डिस्क क्या है आसानी से हो जाता है। तो क्या है ये काफ़ी सारी एडवांटेजेस है यदि हम कंपेयर करें तो गेट वॉल या फिर बॉल वॉल से। तो ये इसकी जो काफ़ी सारी थ्रोटलिंग एबिलिटी है मैंने आपके साथ पहले डिस्कस कर दी है, तो काफ़ी सारी एडवांटेजेस हैं। तो क्या है इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ग्लो वॉल। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव आउट करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एफ। इसमें क्या है एक न्यूमेरिकल की एक प्रॉब्लम दे रखी है, उसको हमें सोल्व करना है। तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें प्रॉब्लम गिवन है ए बॉयलर इज जनरेटिंग सैचुरेटेड स्टीम ऑफ 2 tons per hour at a pressure of 7 kg per centimeter square gases। The feed water temperature is 80 degrees Celsius and furnace oil consumption is about 140 kg per hour। What is the efficiency of the boiler by using direct method? इसमें given है calorific value of furnace oil is 10,000 kilocalorie per kg, enthalpy of the steam is 660 kilocalorie per kg। इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो है 78% एफिशिएंसी होगी, 80% या 82 या 84% एफिशिएंसी होगी इसको। सबसे पहले आपको जो हमें डायरेक्ट मेथड से पूछा गया है तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट मेथड पता होना चाहिए कि बॉयलर एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट मेथड क्या होता है। तो यदि मैं आपको बताऊं यदि बॉयलर की एफिशिएंसी निकालनी है तो उसके लिए डायरेक्ट मेथड में क्या होता है क्यू इंटू S2 माइनस SK1 डिवाइड बाई क्यू इंटू GCV इंटू 100। तो इसमें क्या है क्वांटिटी ऑफ द स्टीम जनरेशंस और S2 क्या है एंथैल्पी ऑफ स्टीम, H1 है फीड वाटर एंथैल्पी, क्या है फ्यूल क्वांटिटी एंड मींस दैट की फ्यूल कंजप्शंस, GCV क्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। तो क्या है जो गिवन है इसमें हमें क्या है वो हमें प्रॉब्लम में पुट आउट कर देना है और क्या है जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए वो हमें यहाँ पे मार्क कर देना है। तो इसके लिए हमारा जो करेक्ट आंसर क्या रहेगा वो रहेगा 82%। यदि आपको इसको सिंप्लीफाई नहीं करना आता तो मैं यहाँ पे इसकी सिंप्लीफिकेशंस आपको दे दूंगा ताकि आपको कोई हेजिटेशन ना हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एट द क्रिटिकल पॉइंट स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू, कि भाई जो क्रिटिकल पॉइंट है उसमें द वॉल्यूम ऑफ वाटर की किसके इक्वल रहेगा। ऑप्शन है ए 0, सेकेंड है 0.00634 मीटर क्यूब पर केजी, थर्ड है 0.00317 मीटर क्यूब पर केजी और जो फोर्थ है वो नन ऑफ द अबव है। तो देखा जाए तो एट द क्रिटिकल पॉइंट स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द वाटर इक्वल टू 0.00317 मीटर क्यूब पर केजी। ऐसा क्यों है इसका जो इसका थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है और ये करेक्ट क्यों है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि एट द क्रिटिकल पॉइंट क्या है जो लेटेंट ऑफ हीट वेपराइजेशन है वो क्या है इक्वल टू 0 रहती है। तो क्या है 0 रहती है तो द क्रिटिकल पॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर आर
वहाँ पे क्या है, क्रिटिकल प्रेशर भी होगा, टेम्परेचर भी होगा, क्या है इसका वॉल्यूम भी होगा। तो क्या है एट दैट पॉइंट तीनों की वैल्यू क्या है, डिफरेंट होती है कि भाई जब वो क्रिटिकल पॉइंट हैपन होता है उसमें वॉल्यूम कितना होता है, टेम्परेचर कितना होता है और प्रेशर कितना होता है, कि जो जहाँ पे हमारा क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। तो क्या है कि जो क्रिटिकल पॉइंट है जो उसके लिए प्रेशर क्या होता है हमारा, वो क्या है 22.09 मेगापास्कल होता है। जो टेम्परेचर होता है जिस पे हमारा क्रिटिकल पॉइंट आता है वो क्या है 374.14 डिग्री सेल्सियस होता है। जो वॉल्यूम होता है उसके रिस्पेक्ट में क्या रहेगा, वो 0.003155 मीटर के ऊपर kg। तो क्या है जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा थर्ड। और यदि आपको ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट के बारे में पता तो आप स्टीम फॉर्मेशन डायग्राम होता है आप उसको रीड आउट कर आपको अच्छे से क्रिटिकल पॉइंट के में आपको पता लगेगा। यदि आप मुझसे चाहते हो कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आई वांट टू नो अबाउट द मोर क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द स्टीम ऑपरेशंस। तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा इसके लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले थोड़ा पानी पी लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना डिस्चार्ज प्रेशर ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल बॉयलर फीड पंप वाटर डिपेंड्स अपॉन, कि भाई अपना जो डिस्चार्ज प्रेशर होता है बॉयलर फीड सेंट्रीफ्यूगल बॉयलर फीड पंप का उस पर किस पर डिपेंड होता है। ऑप्शन है ए पंप स्पीड, डी है डायमीटर ऑफ इम्पेलर, नंबर ऑफ इम्पेलर, ऑल द अबव। बिल्कुल क्योंकि इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑल द अबव। क्यों? क्योंकि भाई देखो जो पंप स्पीड है, यदि पंप स्पीड हम इंक्रीज करेंगे क्या है श्योरली से क्या है वो डिस्चार्ज प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि वो जितना उसके आरपीएम बढ़ाएंगे उतनी अमाउंट में वो सक करेगा और उतनी स्पीड से हम वो डिस्चार्ज भी करेगा। और डायमीटर द इम्पेलर, जो फीड वाटर पंप के जो इनसाइड में इम्पेलर होते हैं, यदि उसका इम्पेलर डाया इंक्रीज कर दें तो क्या है वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ अमाउंट सक करेगा और उतने ही के वजह से वो डिस्चार्ज भी करेगा। बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ इम्पेलर्स मीन्स दैट कि नंबर ऑफ स्टेजेस यदि हम इंक्रीज करेंगे, क्या स्टेजेस तो क्या है उसका डिस्चार्ज प्रेशर इंक्रीज करने के लिए ही यूज की जाती हैं। तो क्या है नंबर ऑफ इम्पेलर यदि हम इंक्रीज करें तो क्या है उस टाइम पे क्या है उसका भी डिस्चार्ज प्रेशर इंक्रीज होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑल द अबव। अभी इसका जो 9th क्वेश्चन है वो है आई प्रॉपर साइजिंग ऑफ स्टीम पाइपलाइन हेल्प इन मिनिमाइज। यदि हम पाइपलाइन जो स्टीम पाइपलाइन है ड्यूरिंग द इरेक्शन ऑफ द बॉयलर, यदि हम उसका अच्छे से साइजिंग करेंगे कि भाई कहाँ पे कितने इंच की साइज पाइप लगेगा, तो वही यदि हम उसको करेक्ट वे से करेंगे तो उससे हमारा क्या बेनिफिट रहेगा। तो प्रॉपर साइजिंग ऑफ स्टीम पाइपलाइन हेल्प इन मिनिमाइज, कि जो प्रॉपर साइजिंग है वो किसको मिनिमाइज करने में हमारी हेल्प करती है। ऑप्शन है ए स्टीम रिक्वायरमेंट, बी है प्रोसेस ड्रॉप, थर्ड है टेम्परेचर ड्रॉप, फोर्थ है बॉयलर एफिशिएंसी। जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा प्रेशर ड्रॉप, क्योंकि जो प्रॉपर साइजिंग होगा तो क्या हमारा हर एक जगह पे क्या है पर्टिकुलर वे से हमें क्या उसको प्रेशर चाहिए होता है। तो क्या है प्रेशर पे ही सारा खेल होता है हमारा जो पावर प्लांट्स का। तो क्या है इसका जो क्या है ये मिनिमाइज द प्रेशर ड्रॉप को करती है। क्यों करती है? स्टीम पाइपलाइन साइजिंग और करेक्ट साइजिंग ऑफ स्टीम लाइंस रिड्यूस प्रेशर ड्रॉप एंड रेडिएशन लॉस। जो करेक्ट साइजिंग पाइप है क्या है वो प्रेशर ड्रॉप तक करती है और रेडिएशन लॉस को भी मिनिमाइज करती है। स्टीम पाइप्स दैट आर अंडर साइज केसेस हाई प्रेशर ड्रॉप एंड रिजल्ट इन स्टीम स्टारवेशन एट द पॉइंट ऑफ यूजेस। यदि हम आवर साइजेस जो हमारी पाइपलाइंस हम यूज करते हैं वहाँ पे क्या है वहाँ पे क्या होगा एक तो क्या है जो फ्लो है वहाँ वो मिनिमम होगा, और यदि वहाँ पे हमें फ्लो मिनिमम मिले तो क्या है वहाँ पे स्टारवेशन ऑफ पाइपलाइन होने के चांसेस मीन दैट कि ओवर हीटिंग हो सकता है वहाँ पे पाइपलाइन, यदि हम आवर साइजेस पाइपलाइन हम यूज करेंगे। ऑफ यूजेस कन्वर्सली आवर साइज स्टीम पाइपलाइन आर इज नाउ वे डिटरमाइन to the operation of the plant but lead to an unnecessary increasing in the capital cost। देखा जाए तो यदि जब हम पावर प्लांट को हम इंक्रीज यानी इंडक्शन कर रहे हैं तो क्या एट द टाइम यदि हम ओवर साइजेस पाइप लाइन यूज करेंगे तो क्या है वो एडवर्सली इफेक्ट द कैपिटल कॉस्ट ऑफ द प्लांट, कि जो हमारी इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो क्या है इंक्रीज हो जाएंगी।
सो दैट कि कहीं पे हमें 4 इंच की लाइन लग रही है, वहाँ पे हम 8 इंच की लाइन लगा रहे हैं उतने ही लेंथ की, तो क्या है उसका एक तो वेट मीन्स दैट कि मटेरियल उसमें एक्सीड रहेगा, तो क्या है ये एडवर्सली इफेक्ट द कैपिटल कॉस्ट ऑफ द इरेक्शन प्लांट। In addition, our size pipe also increase the running cost due to the radiation loss। कि जैसे कि है जो हमारी जितनी सपोज 4 इंची के पाइप से जितना रेडिएशन एमिट हो रहा था वो क्या है वो 8 इंची के पाइप से क्या है वो ज़्यादा रेडिएशन मीन्स की हीट लॉस रेडिएशन लॉस ज़्यादा होगा। तो क्या है उसमें जो हम यूनिट को रनिंग करेंगे उसका क्या है रनिंग कॉस्ट भी हमारा इंक्रीज रहेगा। तो क्या है जो हमारा स्टीम पाइप साइजिंग कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी एंड प्रेशर ड्रॉप। जो हम जो स्टीम पाइपलाइन साइजिंग हम वो क्या है किस पे हम चेक करते हैं वो क्या है वेलोसिटी एंड प्रेशर ड्रॉप। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी प्रेशर ड्रॉप। अभी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है द एंट्रोपी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज। भाई जो एंट्रोपी होती है वाटर की वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या रहेगी। ऑप्शन है 1 0, सेकेंड है 1, थर्ड है 4.3 और फोर्थ है 2.3। तो एंट्रोपी दिखा जाए तो रैंडमनेस को डिनोट करता है एंट्रोपी। तो क्या है रैंडमनेस ऑफ वाटर है और 0 डिग्री पे क्या रहेगा दिखा दिया जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है ऑलमोस्ट बर्फ ही रहता है वाटर का। तो क्या है जो मोलिक्यूल ऑफ द वाटर क्या है वो उनका मूवमेंट क्या रहेगा 0 रहेगा। तो क्या है द एंट्रोपी वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज विल बी 0। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 1 0। तो दोस्तों ये तो महाराष्ट्र BOE 2016 के जो मैंने 10 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए। आपको लगता है कि इन क्वेश्चन में आपको भी कोई एरर रखता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। यदि यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया और आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ गेन किए हैं तो प्लीज़ एक लाइक करके जरूर जाइएगा और यदि अच्छा लगे तो शेयर करके जाइएगा। और उससे ज़्यादा अच्छा लगे यदि आप फ्यूचर में इस तरह के इसके इन्फॉर्मेशन मुझसे चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाले टाइम पे मैं जो भी वीडियो बनाऊँ पावर प्लांट से रिलेटेड या फिर पावर प्लांट से रिलेटेड एग्जाम्स के रिलेटेड तो क्या है वो आपके इनबॉक्स में ज़रूर मिले आपको। सो दोस्तों इस वीडियो को देर ना करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा से प्यार दें। यदि आप जितना ज़्यादा प्यार देते हो मैं उतना ही मोटिवेट होता हूँ और आपके लिए अच्छा कंटेंट लेकर आता हूँ जो कि आपके आने वाले करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे अच्छे टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए पावर प्लांट ज्ञान के साथ। मैं आपका पंजन चौहान आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित रहिए, सुरक्षित।